केंद्र सरकार के बजट पास करने की घोषणा के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में और राहत देने का ऐलान किया है, लेकिन इस पर बिना कोई स्पष्टीकरण दिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। बजट में ऐलान किया गया था कि 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि बजट में की गई आयकर राहतों को जोड़कर आम लोगों को कुछ और राहत दी जानी है। हालांकि राहत कितनी मिलेगी इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 1 अप्रैल से यानी नए वित्त वर्ष से बजट प्रस्ताव के लागू होने के बाद 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। निर्मला के ऐलान के मुताबिक 7 लाख से थोड़ा ज्यादा यानी 7.20 लाख रुपए या उससे थोड़ा ज्यादा पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह राशि कितनी होगी, इसलिए हमें सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की प्रतीक्षा करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पड़ गई है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा 5 राज्यों के चुनावों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या है पेंशन योजना के तहत कर्मियों को मिलेगा न्याय, देखते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS में सुधार के लिए इसकी समीक्षा करने की तैयारी कर ली है। समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि यह समिति वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी। भाजपा इस बात से नाराज है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों ने पुराने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू करने का फैसला किया है। इसी को चलते सरकार ने NPS के मूल्यांकन के लिए नया तरीका अपनाने का फैसला किया है। हालांकि कर्मचारी संघों का कहना है कि केंद्र सरकार समीक्षा की बात कर केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कई सुधारों के बावजूद कर्मचारी नई पेंशन योजना से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को वेतन बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हरियाणा में सबसे अधिक दैनिक मजदूरी 357 रुपए प्रतिदिन और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपए तय की गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत मजदूरों को वेतन में 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है और नए दर 1 अप्रैल से लागू होगी। पिछले वर्ष की दरों की तुलना में राजस्थान में मजदूरी में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि की गई है। राजस्थान के लिए संशोधित वेतन 255 रुपए प्रतिदिन तय किया गया है, जो 2022-23 में 231 रुपए था। बिहार और झारखंड में योजना के तहत मजदूरों को वेतन में पिछले साल की तुलना में लगभग 8% वृद्धि की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे कम दैनिक मजदूरी 221 रुपए है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 17% वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे कम फीसदी वृद्धि दर्ज करने वाले राज्यों में कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर शामिल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके तहत हर परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आने का ऐलान किया है, जिससे आम लोगों को हाईवे पर सफर करने और भी मुश्किल हो सकता है। कितने बड़े हैं दाम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश भर में टोल टैक्स एक बार फिर से बढ़ने जा रहा है। 31 मार्च की रात से ही कई जगहों पर टोल महंगा हो जाएगा। ऐसे में आने वाले दिनों में आम जनता के लिए परेशानी और बढ़ने वाली है। KMP से रोजाना हरियाणा के अलग अलग जिलों में, साथ यूपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, गुजरात समेत अन्य कई राज्यों के हजारों वाहन चालकों पर इसका असर पड़ेगा। अब राजधानी दिल्ली में आना जाना भी और महंगा हो जाएगा। टोल महंगा होने से लोकल पास के लिए भी अधिक दाम चुकाना होगा। नई टोल दरें 31 मार्च रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगी। यहाँ दूरी के हिसाब से टोल वसूली होती है। अधिकारियों की माने तो टोल दरों में करीब 7% तक की वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। कांग्रेस राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर संविधान के उल्लंघन का मुद्दा उठाकर इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ने जा रहे हैं। सिंघवी का दावा है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य को अयोग्य ठहराने का फैसला सिर्फ राष्ट्रपति ही ले सकते हैं। क्या है सच, देखिए यह रिपोर्ट में।
कांग्रेस राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर संविधान के उल्लंघन का मुद्दा उठाकर इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा सुनाई थी, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत अयोग्यता का फैसला केवल भारत के राष्ट्रपति को लेना चाहिए। अनुच्छेद 103 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक सांसद को अयोग्य घोषित करने का निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग से परामर्श करना पड़ता है। राहुल के मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसलिए उन्हें अयोग्य ठहराने का फैसला अमान्य होगा। चुनाव आयोग ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि किसी सांसद को दोषी ठहराने के मामले में हमें राष्ट्रपति के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके अनुसार सजा के खिलाफ रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि राहुल का मामला संवैधानिक व्याख्याओं में से एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा सांसद पद से राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच लोगों ने रविवार को पूरे दिन सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया था। निश्चय ही ये सत्याग्रह असफल रहा। कांग्रेस राहुल के समर्थन में एक विशाल रैली बनाना चाहती थी, लेकिन कोई राज्यों में सत्याग्रह नहीं हो पाया। आखिरकार कांग्रेस का यह कार्यक्रम असफल रहा। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा सांसद पद से राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच लोगों ने रविवार को पूरे दिन सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया। निश्चय ही यह सत्याग्रह असफल रहा। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि यह सत्याग्रह प्रत्येक राज्य और जिला मुख्यालय पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने होगा, लेकिन अधिकांश जिला मुख्यालयों पर गिनती के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के राजघाट पर सत्याग्रह किया, तो वहां पर अच्छी संख्या में लोग जमा थे, लेकिन कहीं ज्यादा भीड़ नहीं हुई। विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा बनाकर राजनीतिक लाभ उठा सकती है, क्योंकि सभी को लगता है कि राहुल की सजा अत्यधिक थी, लेकिन कांग्रेस बिना किसी ठोस योजना के विरोध कर रही है, इसीलिए यह अवसर बेकार चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर बुलडोजर चला दिया है और कांग्रेस का मजाक उड़ा रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी है, जबकि बीजेपी के नेता कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस कानून के पालन में विश्वास नहीं रखती, तो इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन आता है। इस वजह से बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो यहां तक चुटकी ली कि केजरीवाल ने अपने शासन में लोगों की भलाई के लिए पहला काम किया। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह के मीम्स पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इस मुद्दे को राहुल गांधी की अयोग्यता के मुद्दे से भी जोड़ा गया है। PWD विभाग के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली नगर निगम की अनुमति के बिना कांग्रेस मुख्यालय में फुटपाथ क्षेत्र में सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। यह कार्रवाई उस अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई है, जिससे फुटपाथ अवरुद्ध हो गया था और लोगों को चलने में कठिनाई होती थी। अब इस मुद्दे पर भी राजनीति चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर सियासी संग्राम जारी है। एकजुट विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। क्या है कांग्रेस की रणनीति, कैसे बीजेपी को कांग्रेस ने घेरा, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम सांसद सदन में काले कपड़े पहनकर ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट किया। सोनिया गांधी भी काले बॉर्डर की साड़ी पहनकर पहुंची। अडानी और राहुल के मुद्दे पर सदन शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। माना जा रहा है कि लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल की सदस्यता रद्द करने के फैसले का विरोध जताने के लिए सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। राज्यसभा और लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही अडानी और राहुल के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने राहुल पर कार्यवाही के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा स्थगित हो गई। इसके पहले कांग्रेस की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में ज्यादातर नेता काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रियंका गांधी ने राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह के दौरान कहा कि इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार ने खून से सींचा है। जो सोचते हैं कि हमें अपमानित कर एजेंसियों से छापे मरवा कर डरा देंगे, वो गलत सोचते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह के दौरान राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द किए जाने पर सवाल उठाए और बीजेपी द्वारा राहुल को पप्पू कहे जाने पर अपने भाई की हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से हासिल डिग्रियों को लेकर तारीफ की और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला एवं प्रधानमंत्री को कायर बताया। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल दुनिया के दो जो सबसे बड़े शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़कर आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है,
कैम्ब्रिज से उन्हें इकोनॉमिक्स में एमफिल की डिग्री मिली थी। आप उन्हें पप्पू बनाते हैं। प्रियंका ने सूरत में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर कहा कि जिस व्यक्ति ने सूरत में शिकायत दर्ज कराई, पिछले साल उसने कचहरी में जाकर खुद बोला, इस पर आप 1 साल का स्टे लगा दीजिए। राहुल के संसद में अडानी पर भाषण देने के 1 हफ्ते बाद वही आदमी फिर कोर्ट गया और सुनवाई करने को कहा। 1 महीने के अंदर जज कह देते हैं कि राहुल को 2 साल की सजा मिलेगी। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने कहा कि संसद में मेरे शहीद पिता का अपमान किया। शहीद के बेटे को मीर जाफर कहा गया। बीजेपी के सीएम कहते हैं कि इनके पिता कौन है। पीएम भरी संसद में नेहरू सरनेम पर सवाल उठाते हैं। आप पर तो कोई केस नहीं होता, आपकी सदस्यता रद्द नहीं होती। इसी के साथ प्रियंका ने कहा कि इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार ने खून से सींचा है। जो सोचते हैं कि हमें अपमानित कर एजेंसियों से छापे मरवा कर हमें डरा देंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भाजपा सरकार ने मुसलमानों के लिए विशेष 4% आरक्षण को रद्द कर दिया है और उन्हें न केवल मुसलमानों को बल्कि सवर्णों को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में डाल दिया है। बसवराज बोम्मई सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब मुसलमानों को EWS की श्रेणी के तहत आरक्षण मिलेगा। क्या है ये मामला, देखते हैं आरक्षण मुद्दे पर एक रिपोर्ट। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने मुसलमानों के लिए विशेष 4% आरक्षण को रद्द कर दिया है और उन्हें न केवल मुसलमानों बल्कि सवर्णों को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में डाल दिया है। वर्तमान में ब्राह्मण, वैश्य, मुदलियार, जैन सहित जातियां इसी श्रेणी में हैं। मुसलमानों में भी उच्च जातियां जैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को EWS आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसलिए मुसलमान सवर्णों के लिए आरक्षण में भाग लेंगे। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सवर्णों के लिए कुछ नहीं कर रही है और अब इस फैसले से असंतोष और गहराएगा। अपने लिए विशेष आरक्षण रद्द किए जाने से भी मुसलमानों में असंतोष है। हालांकि बीजेपी को इसकी चिंता नहीं है। आरक्षण कार्ड खेलकर बीजेपी ने वोक्कालिंगा और लिंगायत 2 प्रमुख जातियां और SC और ST का आरक्षण बढ़ा दिया है। इसलिए बीजेपी का मानना है कि असंतोष का असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर किलकारी गुंजी है। उनकी पत्नी राजश्री ने बेटी को जन्म दिया है। सोमवार को सुबह इसकी जानकारी RJD के नेता ने दी। तेजस्वी अब पहली संतान के पिता बनने के साथ ही RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दादा और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ताऊ बन गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी राजश्री ने एक बेटी को जन्म दिया है। सोमवार सुबह इसकी जानकारी RJD नेता ने ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। बहन रोहिणी आचार्य ने भी भाई तेजस्वी और भाभी राजश्री के घर में किलकारी गूंजने पर बधाइयां दी हैं। रोहिणी ने एक कवितानुमा संदेश में लिखा है, भाई भाभी के चेहरे पर खिली मुस्कान रहे, मेरे घर में खुशियों का सदा यूं ही वास रहे, मन सुख के सागर में गोते भरे। पापा बनने की खुशी में भाई तेजस्वी के चेहरे पर ऐसी खुशियां झलके। बता दें कि साल 2021 के सितंबर माह में तेजस्वी ने राजश्री से विवाह रचाया था। राष्ट्रीय राजधानी में नई दिल्ली में हुए इस विवाह समारोह ने काफी चर्चा बटोरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद को उमेश पाल केस में गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाया जा रहा था। अतीक को रास्ते में एनकाउंटर का डर सता रहा है। आज सुबह ऐसा मौका भी आया जब 2 मिनट के लिए अतीक की आंखों में से खौफ उतर आया। इसकी वैन पलटने से बच गई है। सोमवार की सुबह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास अतीक को लेकर आ रहा पुलिस का काफिला अचानक से रुक गया। आज सुबह ऐसा मौका भी आया जब 2 मिनट के लिए अतीक की आंखों में भी खौफ उतर आया। शिवपुरी से झांसी के बीच अतीक के व्रज वाहन से अचानक एक गाय टकरा गई। इसके बाद ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगा दिया। गनीमत रही कि वैन पलटी नहीं। साथ में चल रही पुलिस और मीडिया की दर्जनों गाड़ियां भी तुरंत रुक गई। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के सीमा में प्रवेश करते ही गाय से अतीक अहमद की वैन टकराने से गाय की मौत हो गई, लेकिन वैन पलटने से बची। उसके बाद पूरे काफिले को कुछ देर के लिए रोका गया और उसके बाद यह काफिला आगे के लिए रवाना हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। झांसी से रवाना हो चुका है। अगला पड़ाव जालौन था। वैन पलटने से बचने की घटना पर बीच बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। क्या है सांसद का बड़ा बयान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अतीक अहमद का काफिला झांसी से रवाना हो चुका था। अगला पड़ाव जालौन था। तब वैन पलटने से बचने की घटना पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि दैवीय शक्ति के आगे कुछ भी नहीं।
गाड़ी का पलटना किसी के हाथ में नहीं, दैवीय शक्ति के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। हरनाथ सिंह यादव ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। गाड़ी पलट जाए या क्या हो जाए, इस तरह की जो अनेक आशंकाएं लगाई जा रही हैं, जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा, लेकिन इतना तय है कि यूपी राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। राज्य में जो भी माफिया है वो या तो जेल में है या फिर सीमा के पार कोई हरकत करता है तो ईश्वर के पास भी जा सकता है। अब सांसद का यह बयान चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। परिणीति चोपड़ा के फ्रेंड्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को हाल ही में मुंबई में एक साथ देखा गया था। दोनों के साथ में लंच और डिनर लिया है। अब उनकी चर्चा चल रही है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जल्द एंगेजमेंट कर सकते हैं राघव और परिणीति। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को हाल ही में मुंबई में साथ देखा गया था। दोनों ने साथ में लंच और डिनर किया। अब इसको लेकर चर्चा है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो राघव और परिणीति एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनका परिवार भी एक दूसरे को जानता है। जल्द ही उनके एंगेजमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की उम्मीद की जा सकती है। इस रोका सेरेमनी में खास मेहमान और फैमिली मेंबर्स ही मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वे यूके में पढ़ाई कर रहे थे। इसमें ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बन सकता है जो तेज हवाएं, भूकंप और यहाँ तक कि अब विस्फोट को भी सहल है। आपको जानकर ताजुब होगा, हमारे देश का पहला केबल ब्रिज बड़े विस्फोट को लेकर भूकंप तक सहने के सक्षम है। आइए जानते हैं यह पुल कैसे बना है और कैसे बन रहा है और कब तैयार होगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने रहे अंजी पुल के अधिकतर हिस्से का काम पूरा हो चुका है। इस ब्रिज का 52.5 मीटर हिस्से का ही काम बाकी है। इस पुल को बनाते वक्त तेज रफ्तार हवाएं, अत्यधिक तापमान, भूकंप संभावित क्षेत्र, हाइड्रोलॉजिकल प्रभाव समेत हर चीज का गहन अध्ययन किया गया है। देश का पहला केबल आधारित पुल जल्द ही शुरू होने वाला है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस पुल का काम लगभग पूरा हो चुका है। जम्मू से 80 किलोमीटर दूर बने रहे इस पुल पर ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेगी। रेलवे की माने तो यह ब्रिज भूकंप से लेकर 40 किलो विस्फोटक सामग्री के विस्फोट को सहन करने में सक्षम होगी। अंजी ब्रिज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पड़ता है। इसका निर्माण कटरा और रियासी स्टेशनों के बीच किया जा रहा है। यह कटरा और बनिहाल को एक महत्वपूर्ण लिंक बनाता है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। इस पुल के दोनों सिरों पर सुरंगें हैं। कटरा छोर पर एक सुरंग 5 किलोमीटर लंबी है, वहीं कश्मीर के छोर पर की सुरंग कुल 3 किलोमीटर लंबी है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों सुरंगों में एक ट्रैक बिछाया गया है। अंजी ब्रिज का आखिरी डेक वाला हिस्सा 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुल के 47 में से 41 सेगमेंट पूरे कर चुके हैं। केबल स्टे ब्रिज का सेंट्रल स्पैन 290 मीटर है। अंजी पुल का केबल वाला हिस्सा 472.25 मीटर है, जबकि पुल की कुल लंबाई 725.5 मीटर है, जिसे तटबंध सहित 4 भागों में बांटा गया है। नींव से 193 मीटर लंबे पुल का डेक स्तर 51 मीटर है, जबकि डेक स्तर से ऊपर वाई आकार का पाइलोन 142 मीटर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। कई विमान हादसों की वजह से नेपाल एयरलाइंस वैसे भी चर्चा में है। तभी एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिससे नेपाल ही नहीं परंतु भारत भी हक्का बक्का रह गया है, क्योंकि आसमान में से होने वाला था एक ऐसा हादसा जो अगर होता तो मात्र नेपाल और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहल जाती। मलेशिया के कुआलालंपुरम से काठमांडू आ रहा नेपाल एयरलाइंस का विमान और नई दिल्ली से काठमांडू जा रहा एयर इंडिया का विमान लगभग टकराने की स्थिति में आ गए थे। एयर इंडिया का विमान 19,000 फुट से नीचे उतर रहा था, जबकि नेपाल एयरलाइंस का विमान उसी स्थान पर 15,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। नेपाल में उस समय हड़कंप मच गया जब बीच हवा में एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के विमान टकराने के करीब आ गए। गनीमत रहे कि समय रहते चेतावनी प्रणाली ने पायलट को सतर्क कर दिया, जिससे एक बार फिर बड़ा विमान हादसा होने से टल गया। ये हादसा तब होते होते बच गया जब मलेशिया से आ रहा नेपाल एयरलाइंस का विमान और दिल्ली से आ रहे एयर इंडिया का विमान टकराने की स्थिति में आ गए, जिससे विमानों में बैठे यात्रियों की सांसें थम गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। 87 साल के तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु अमेरिका में पैदा हुए 8 साल के मंगलोई बच्चे को बना दिया है। ये जुड़वा बच्चों में से एक है। दलाई लामा ने इस बच्चों को 10वें खलल जेटसन धम्मा रिनोपे के पुनर्जन्म बताया है।
नए धर्मगुरु के मिलने का समारोह 8 मार्च को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ था, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। समारोह में इसमें 600 मंगोलियाई मौजूद रहे। नए तिब्बती धर्मगुरु मंगोलिया के एक मैथ्स प्रोफेसर के जुड़वा बच्चों में से एक है। इन बच्चों का नाम अगुदाई और अचिलताई है। वही बच्चे की दादी मंगोलिया में सांसद रह चुकी है। बच्चे के धर्मगुरु होने की खबर सामने आते ही मंगोलिया में लोग जश्न मनाने लगे। समारोह के दौरान बौद्धों में भी खास उत्साह देखा गया। पहले भी एक मंगोलियाई बच्चे के धर्मगुरु होने की खबरें सामने आई थी, लेकिन दलाई लामा ने इसकी पुष्टि अब की है। दलाई लामा ने कहा, हमारे पूर्वजों के चक्र संवर के कृष्णाचार्य वंश से गहरे रिश्ते थे। इनमें से एक ने मंगोलिया में एक मठ की भी स्थापना की थी। ऐसे में तीसरे धर्मगुरु का मंगोलिया में मिलना काफी शुभ है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पड़ोसी देश में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुश्किल होता नजर आ रहा है। पाकिस्तानियों के पास रोजाना इस्तेमाल होने वाली बेहद जरूरी चीजें खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। वही जितना कमाते हैं उससे ज्यादा उनका खर्च हो जाता है। ऐसे में पाकिस्तान की जनता भूखमरी का सामना कर रही है। पाकिस्तान के लोगों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार संकटग्रस्त पाकिस्तान में महंगाई ने पिछले 47 साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में महंगाई 47% से अधिक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 51 वस्तुओं में से 26 वस्तुओं की कीमतें बेतहाशा बढ़ी है, जबकि 13 वस्तुओं की कीमतें घटी है। वहीं 13 वस्तुओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में प्याज 228.28%, सिगारेट 165.88%, गेहूं का आटा 120.66%, गैस सिलेंडर की कीमतें 108.38%, डीजल की कीमतें 102.84%, केले की कीमतें 89.84%, वहीं बासमती चावल 81.22%, पेट्रोल की कीमतें 81.17% और अंडों की कीमतों में 79.56% की भारी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 10.14 अरब डॉलर हो गया है। वर्तमान में पाकिस्तान में चल रहे आर्थिक संकट और IMF से मिलने वाली लोन की देरी के कारण अपने भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा की भारी कमी से जूझ रहा है। अभी तक नकदी की तंगी वाले पड़ोसी देश को IMF से कोई धनराशि नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।